नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। कैथल पब्लिक टीवी लेकर आया है आपके लिए द कैथल पब्लिक शो विद धर्म। तो ये जो शो है खास आपके लिए है, जिसके अंदर जनता जुड़ेगी हमारे साथ और साथ में जुड़ेंगे वो राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग जो सत्ता में हैं या सत्ता विपक्ष के अंदर हैं, और ऐसे लोग जिनका सीधा संबंध सरकार से है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं कैथल के डीसी प्रदीप दहिया जी और एसपी मकसूद अहमद जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी सर, आज हमने जो है कैथल पब्लिक टीवी के माध्यम से द पब्लिक शो विद धर्म की शुरुआत की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया के लेवल पर इस तरीके का शो शुरू किया। देखिए धर्म जी, आपने जो ये मुहिम शुरू की है इसमें कि आपने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पॉलिटिक्स के लोग और जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ आप इंटरेक्शन करेंगे और उसके माध्यम से जो हमारे जनसाधारण से जुड़े हुए मुद्दे हैं हर आम और खास को आप जोड़ना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। आपने जो सेटअप किया है ये भी काफ़ी अच्छा है, एक बहुत ही अच्छी मुहिम है। ये एनकरेज करेगी जो आपके जर्नलिज्म के करियर में नए बच्चे आना चाह रहे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी, और आगे जो आपके साथी हैं उनको भी। मैं उम्मीद करता हूँ सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने एक अच्छा इनिशिएटिव। जी, एसपी साहब भी बैठे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सोशल मीडिया के लेवल पर इस तरीके का काम? तो देखिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप धर्म जी। आपने जो शो स्टार्ट किया है नया, ये बिल्कुल कैथल की जनता से आप पॉलिटिशियंस को, जैसे सर ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को या और समाज सेवी को रूबरू कराएंगे, या उसके बाद में जनता के लिए बहुत अच्छा ये होगा कि इंटरफेस मिलेगा उनको कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या चल रहा है, उनके बारे में आप उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और उनके बारे में जानने को मिलेगा। तो हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ। जी सर, अब सवाल आता है कि आईएएस के करियर को लेकर। सर, आपने जब शुरुआत की तो किस प्रकार की चुनौतियाँ आपके जो देखने को मिली? ये काम का तो मैं आपको बता देता हूँ। जब आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं तो 2 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। सैंडविच टाइप ट्रेनिंग कहते हैं उसको। जी। पहले एकेडमी में ट्रेनिंग होती है, फिर 1 साल की फील्ड की ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर्स की, और दोबारा से फिर फील्ड में जाना पड़ता है। जी। तो उसमें हमें हर पोस्ट पे काम करना होता है, अलग अलग टाइम पे डीडीओ पावर्स एक्सरसाइज करनी होती है। हम अपनी ट्रेनिंग के दौरान पटवारी का काम भी करते हैं, कानून को, तहसीलदार, बीडीओ, ईओ, एमसी के, और उसके साथ साथ जैसे एसडीएम का काम भी सीखते हैं, एडीसी की ब्रांचेस भी देखते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसेस होते हैं, एसपी ऑफिस के साथ अटैचमेंट होती है, जेल्स में अटैचमेंट होती है, एससी ऑफिसेस हो गए जैसे यहाँ के यूएचबीवीएन है या फिर पब्लिक हेल्थ है। तो इन ऑफिसेस के बारे में हमें बताया जाता है, और एकेडमी की जो क्वालिटी है ट्रेनिंग की वो हमें तैयार करती है कि हम जब फील्ड में आए तो एकदम से जैसे एक सब डिवीज़न में जैसे एसडीएम लगते हैं तो 3-3.5 लाख लोगों की जो उम्मीदें होती हैं उस पर खरा होती है। तो मैं ये मानता हूँ जो टेक्निकल नॉलेज होती है, जो एटीट्यूड होता है, सबसे ज़्यादा जरूरी जो एटीट्यूड इनकलकेट किया जाता है वो ये है कि पब्लिक सर्विस है, हम एक फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के साथ काम करना है, लेकिन उसके साथ साथ टेक्निकल नॉलेज भी दी जाती है। टेंडरिंग प्रोसेस हो गया, डिस्प्लिन एक्शंस हैं, तो वो सारे एक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। मैं ये मानता हूँ डिपार्टमेंटल हमारे एग्जाम्स भी होते हैं तो हम तैयार रहते हैं उसके लिए। कोई ट्रेनिंग के बाद कोई ऐसा इशू कभी नहीं लगा कि भाई कमी है, तो ट्रेनिंग भी अच्छे से की और काम भी अच्छे से किया। सर, डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स होते हैं। इसके अंदर हम न्यायपालिका को देखते हैं, विधायिका को देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, पॉलिटिक्स, यहाँ चीज़ों को देखते हैं। मीडिया का रोल और जो अधिकारी रहते हैं प्रशासनिक तौर पर, इनका संबंध किस प्रकार देखते हैं, किस प्रकार में? देखिए, मीडिया एक मैकेनिज्म है, एक टूल है जिसके माध्यम से अकाउंटेबिलिटी आती है। वो अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिशियंस की भी आती है, वो अकाउंटेबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की भी आती है। जैसे हम एग्जीक्यूटिव का पार्ट रहते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, जैसे जो हमारे जैसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए, मंत्री हो गए, सीएम साहब हो गए। तो हम जैसे मीडिया से जो अच्छा मीडिया है, मैं अच्छे मीडिया में दोस्तों कहता हूँ, कई बार नेगेटिव चीज़ भी आती है, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि अच्छे मीडिया वाले जो लोग हैं उनकी वैल्यूज ही अलग होती हैं। वो हमेशा जो मुद्दे हैं वो खुद भी मेहनत करते हैं और हमसे भी ये उम्मीद करते हैं कि हम जो मुद्दे उठा रहे हैं उन पे उनको सही जवाब, सही तथ्य बताएं। और मुझे ये लगता है कि डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा जरूरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी एक इंस्टीट्यूशन है, मीडिया भी एक इंस्टीट्यूशन है, इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ होगी, ये इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन होगी। ये जब प्रॉपर ऑटोनॉमी से और चेक एंड बैलेंसेस के साथ काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी, तो एसपी साहब भी यहीं पर हैं, इनसे थोड़ा सवाल रहेंगे। सर, जो पुलिस कार्यशैली रहती है, उनका जो पब्लिक के साथ डीलिंग रहती है, कहीं ना कहीं एक सर पर डर रहता है कि पुलिस के पास जाना है यहाँ पे। तो इस जो पब्लिक और जो पुलिस है, इसके बीच में जो कम्युनिकेशन है, इसको किस प्रकार से जो पुलिस सही कर सकते हैं या फिर क्या कर रही है इसके लिए?
देखिए पुलिस की एक कहें तो हम छवि एक ऐसी बन गई है, क्योंकि ब्रिटिश राज से जब अंग्रेजों में जब भारत देश गुलाम था, जी तब जो पुलिस जो थी वो ब्रिटिश का मैकेनिज्म था कि जनता के ऊपर शासन करना है, उनके साथ फिर वो जिस हिसाब से बिहेव करते थे वो उसका एक मैकेनिज्म था। लेकिन आज़ादी के बाद में बहुत चेंजेस आए, और अभी आज की डेट में जो है पुलिस जो है वो बहुत ही कम्युनिटी पुलिसिंग की अप्रोच हम लेके चलते हैं। जी और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हरियाणा पुलिस का हमारा स्लोगन है सेवा सुरक्षा सहयोग। जी हम यानी कि जनता की सेवा के लिए हैं, उनको सुरक्षा देने के लिए हैं और उनके साथ सहयोग करने के लिए, और हम इसमें उम्मीद ये भी करते हैं कि जनता भी हमारे साथ सहयोग करे। कई बार ऐसा होता है कि किसी की कोई न्याय की गुहार लगाता है, वो बात हम तक नहीं पहुंच पाती, तो उसमें मैं मानता हूं कि हाँ मीडिया का रोल आता है कि जो मीडिया अगर उस किसी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कोई शिकायत हम तक नहीं आ पाती, तो वो अगर हमारे पास लेकर आएंगे तो हम उनको त्वरित कार्रवाई करने के लिए, उनको न्याय देने के लिए भी जी हमने अभी कुछ दिन पहले देखा कि यूडीसी साहब की तरफ से भी कई ऐसे एक्शन लिए गए जिसके अंदर कई ग्राम सचिव हैं या फिर कई ऐसे पटवारी हैं या फिर कोई भी ऐसे लोग हैं प्रशासनिक लेवल पर और या फिर कब्जादारी हैं, उनके ऊपर डीसी साहब एक्शन लेते हुए नजर आए हैं और मीडिया की खबरों का ही असर जो देखने को मिला है। अभी हाल ही के अंदर जो सिविल लाइन के एक जो कर्मचारी थे, पुलिस कर्मचारी थे, उस पर आपने भी ऐसा एक्शन लिया है और बहुत अच्छे से। सिक्योरिटी का बहुत इशू आता है सर, सवाल आपसे ही है, सिक्योरिटी का इशू जो आता है शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरे जो है। देखिए सीसीटीवी कैमरास का जो प्रोजेक्ट है वो पहले पुलिस डिपार्टमेंट देख रहा था, लेकिन उसके बाद अर्बन लोकल बॉडी के पास वो प्रोजेक्ट किया है। जी अभी 24 मार्च को ऑनरेबल सीएम साहब ने डीसी एसपी कॉन्फ्रेंस में ये बात डिस्कस हुई थी। जी तो इसका जो एक एजेंसी सेटअप हो सकती है जो इसको करेगी पूरे, क्योंकि हरियाणा में होना पूरा, जी इसकी जो बजटिंग है वो भी अरेंज की जा रही है। जी तो जो वहाँ पे प्रिंसिपल डिसाइड हुआ है वो ये कि जैसे जो नेशनल हाईवे हैं वहाँ पर पुलिस उसका सेटअप करे और बाकी जगह पे और दूसरी एजेंसी करे या अर्बन लोकल बॉडी करे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एविडेंसेस भी चाहिए और ये जो प्रिवेंटिव मैकेनिज्म होते हैं सिक्योरिटी के, उसके लिए सीसीटीवी काफ़ी ज़रूरी है। वैसे मैं आपके माध्यम से कैथल की जनता को, बिजनेसमैन को ये अर्ज करना चाहूँगा कि आप लोग भी सीसीटीवी अपने स्तर पे जरूर लगाएं, उससे पुलिस को भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में वो एक एविडेंस कलेक्ट करने में बड़ी हेल्प करती है। जी तो पब्लिक भी हमारे साथ है सर, और ये शो है द पब्लिक शो विद धर्म के नाम से। इसमें जो पब्लिक है वो लोकतंत्र का एक बहुत ही मजबूती है लोकतंत्र की, और हमारा देश जो है डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ी विश्व की डेमोक्रेसी है और जनता के सवाल रहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ साथी भी हैं और जो अपने सवाल जो है यहाँ पर करेंगे, और मैं इन सब का जितने यहाँ पर पहुँचे इनका स्वागत भी करता हूँ। किसी का कोई सवाल हो तो सिर्फ हाथ उठाएंगे वो। जी मनीप जी। सबसे पहले तो ये पहल है कैथल टीवी को हार्दिक शुभकामनाएं जी और जो अधिकारी साहब को उसके लिए बहुत धन्यवाद। सर आपसे ये सवाल है, जैसे आप सारा दिन लेकिन एक राजनीतिक दबाव भी होता है, उसको कैसे आप हैंडल करते हैं? किन से सवाल किन से है? दोनों नहीं सवाल एक देंगे ना पहले। इकट्ठे आंसर निकल सकते हैं। हाँ देखिए ऐसा होता है, राजनीतिक दबाव नहीं कहूँगा मैं, वो ऐसा होता है कि जैसे पॉलिटिशियन हो गए वो भी अलग अलग लेवल के हैं, जैसे मंत्री हो गए, सीएम साहब है, मंत्री हो गए, और उसके मंत्रिमंडल के मेंबर्स हैं वो हैं, उसके बाद एमएलए हो गए, उसके बाद कार्यकर्ता हो गए, संगठन होता है। तो देखिए हमें गाइड करने के लिए रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है। उन रूल्स को हम सब पास कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो चीज़ हमें दुखी करेगी बाद में फ्यूचर में जाके वही होगा कि भाई कोई इंक्वायरी आती है कि भाई रूल कितना फॉलो करते हैं, तो हम उनको बता देते हैं। शुरू में एक्चुअली होता है ऐसा है कि जो वो भी हमें चेक करते हैं, हम भी चेक कर लेते हैं कि कितना क्या करेंगे। उसके बाद सेटलमेंट हो जाती है इस तरह से कि भाई प्रेशर में कौन सा ऑफिसर प्रेशर में काम करता है, कौन सा नहीं करता है। तो मेरे 9 साल के करियर में मुझे कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आया जहाँ पर बताने के बाद कोई यूँ कह देगी जी आप करें, क्योंकि मैं एज ऑफिसर भी कभी ऐसे रूल्स नहीं तोड़ते। तो वो जेंटलमैन वाली बात रहती है कि भाई हम भी गलत नहीं कर रहे हैं, आप भी हमें गलत के लिए मत कीजिए। जी और किसी का सवाल कोई? सर एसपी साहब से मेरा एक सवाल है, जिस तरह से आप प्रशासन बोलता है कि पब्लिक को अवेयर रहना चाहिए, अगर कोई क्राइम दिखता है तो फ़ोन करना चाहिए, तो कई बार ऐसा देखने में भी आया, खुद मेरे साथ बीती हुई है। 100 नंबर पे मैंने डायल किया तो मेरी आइडेंटिटी उन्होंने डिस्क्लोज की, मेरे साथ झगड़ा ही करवा दिया उनका। इस तरह की बातें पब्लिक में अगर जब जाती है तो पब्लिक पीछे हट जाते हैं, फिर इन चीज़ों से वो नहीं बताएगी प्रशासन को या किसी भी अगर कोई क्राइम दिखता है। मलिक का कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिटी को जो क्लोज रखा जाए, कोई भी अगर मान लो किसी की हेल्प कर रहा है, पुलिस प्रशासन की हेल्प कर रहा है। ये देखिए इसमें एक चीज़ मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने जब यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद में एक नया इनिशिएटिव भी लिया था। मैंने मीडिया के आपके माध्यम से एक नंबर भी निकाला था जिसको कि हमने सीक्रेट नंबर कहा हुआ है कि उस पर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर कोई भी पब्लिक वाला शेयर करता है तो उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल डिस्क्लोज की जाएगी और उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। और मैं यहाँ पे आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि पिछले 2 महीने के अंदर हमको तकरीबन 20 उसमें शिकायतें मिली हैं, जिनमें से कि 10 ऐसी थी जिन पर ये कार्रवाई बनती थी, उन पर हमने कार्रवाई करी और मुकदमा भी दर्ज हुआ है।
जो कि कुछ एक्साइज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, कुछ एनडीपीएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, उस पर हमने बिल्कुल कार्रवाई करी है और जो मैंने पीछे भी मीडिया में शेयर करा था। और मैं यही अब जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि हमारा जो नंबर है वो धर्म जी यहाँ पे शेयर करेंगे, तो उसके थ्रू आप कभी भी कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पुलिस के साथ में शेयर कर सकते हैं। और वैसे ऐसी बात नहीं है, डायल 112 भी जो हमारी है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है और आपने पीछे देखा भी होगा कि बहुत त्वरित कार्रवाई, बिल्कुल 5 मिनट के अंदर 8 मिनट के अंदर मौके पे पहुंचकर उन्होंने लोगों की जान भी बचाई है डायल 112 ने। एक मामला भी सामने आया सर, उसमें एक महिला जो थी सुसाइड का केस आया था और बहुत अच्छी पहल थी वो 112 डायल 112 की, और अप्रिशिएट भी था उसके लिए। किसी और का सवाल किसी? मेरा एक सवाल है महोदय आपसे, जी इस हिसाब से। नाम बताइए सर। मेरा संदीप बागी नाम जी। जो कॉलोनियाँ है अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ कहा जाता है, वो जब मीटर लगवाने जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आपकी कॉलोनी ऑथराइज नहीं है, जबकि उसी कॉलोनी में सरकारी अधिकारियों के द्वारा गली भी बना दी गई है, सीवरेज डाल दिए गए हैं, बिजली के पोल भी हैं, बिजली की लाइनें भी हैं, सिर्फ मीटर के नाम पे कहा जा रहा है कि आपकी ऑथराइज्ड कॉलोनी नहीं है। क्या ये निश्चित है कि जिन लोगों ने अनऑथराइज्ड कॉलोनी में सीवर डाले हैं, गली डाली है, गली बनाई है और वो पोल लगाए, उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है? देखिए, पहले तो मैं बता देता हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइजेशन होता है कि ये रेगुलराइज कर दी गई है ये कॉलोनी, और उसमें अब डेवलपमेंट वर्क्स किया जाए, जनता को डेवलपमेंट चार्जेस देने होते हैं वो जमा करा देते हैं, फिर उसके बाद वो कॉलोनी रेगुलराइज होगी। अब देखिए, जब मैंने यहाँ पे 5 जून को ज्वाइन किया था, हम जैसे 9 साल करियर में हमने देखा कि ये चीज़ें गलत क्यों होती हैं, एक चीज़ चली आ रही, हम जब ज्वाइन कर रहे हैं उसके बाद कितना क्या हो रहा है, हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा वहाँ से शुरू हो जाती है। अब बात ये कि किसी ने इलीगल कॉलोनी में रोड्स बनाए तो आप हमें उनका नाम बताइए, हम उन पर तुरंत एक्शन लेंगे, इंक्वायरी कराएंगे, और एक्शंस होते भी रहते हैं। आपने भी देखा, कोई भी हो, कर्मचारी भी हो चाहे अधिकारी भी हो, जिसने गलत किया है, हमारा कोई संरक्षण नहीं किसी के साथ। हम तो उनको सिंपली, हम किसी को अच्छा अधिकारी नहीं कहते, बुरा नहीं कहते, उनका द्वारा किया गया काम ही डिसाइड करेगा वो सही है गलत। डीटीपी साहब ने कहा है 152 कॉलोनियों का डाटा भेजा गया है उनको, 152 कॉलोनियों में ही सभी में गलियां भी बनी हुई हैं, सीवरेज भी डले हुए हैं, वहीं पे बिजली के पोल भी। वो मैटर अंडर कंसिडरेशन है सीएम साहब के लेवल पे, वो जैसे रेगुलराइज होंगी तो उसी तरह से। लगातार सर साइबर क्राइम के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं, वो भले ईमेल के जरिए हो या अन्य अनुसंधानों के तहत हो। लोग अवेयर नहीं है कि इन साइबर क्राइम, किसी के साथ ठगी अगर होती है तो वो कौन से नंबर पर डायल करके उसको रोक सकते हैं। और जिलों की अगर बात करें तो वो नंबर एक जारी कर दिया गया है कि अगर आपके साथ साइबर क्राइम अगर हुआ है तो आप इस नंबर पर जो है वो सूचना तुरंत दे सकते हैं, जिससे आपकी जो राशि गई है वो कहीं ना कहीं रुक सकती है, वो वापस आ सकती है। लेकिन अपने कैथल के पर बात करें तो इस तरह का कोई नंबर शायद अभी तक जारी नहीं हुआ, जो जहाँ तक मैं जानकारी रखता हूँ। क्या कैथल पुलिस भी इस और कुछ कर रही है? देखिए, अभी जो है एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन, जो साइबर हेल्पलाइन होती है, वो नंबर हमने बिल्कुल शेयर किया है मीडिया के साथ में भी और जनता के साथ में भी। समय समय पर हम एडवाइजरी भी निकालते रहते हैं कि साइबर जागरूकता के लिए, कि आपको किस तरीके से साइबर के बारे में जागरूक होना है, जिससे कि आप अपने साथ क्राइम होने से रोक सकें। लेकिन हाँ, बिल्कुल हम लोकल लेवल पे भी इसके लिए एक नंबर जारी करेंगे जैसे आपने। जी, तो कई बार सर हमने ये भी देखा है कि सर जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, झगड़ा चल रहा था, तो वहाँ पे लोग अभी भी अवेयर नहीं है कि 100 नंबर डायल करें, 101 करें, 112 करें। तो मतलब अभी भी एम्बुलेंस को लेकर भी हमने देखा कि इसे रात को फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी तो 102 नंबर डायल। इसीलिए तो सिटीजन का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, समझदार होना, और आपके शो के माध्यम से ही जैसे इन्फॉर्मेशन आगे जाएगी। अब आप ये देखिए, जब जैसे इंटरनेट आया है तो इंटरनेट की वजह से इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, उसका डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, सबके पास है इन्फॉर्मेशन। तो ये एक निरंतर प्रयास रहता है प्रशासन का भी, आपका भी, जैसे एसपी साहब ने बताया, प्रेस नोट्स आते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। दूसरी बात ये कि एक बात जो इसमें स्पिरिचुअल नेचर है, लोगों को लोग भी छोड़ देना चाहिए। लॉटरी लग गई, कोई लॉटरी नहीं लगती, हरियाणा सरकार रिकॉग्नाइज ही नहीं करती लॉटरी। होता यही है ना कि जी आपके खाते में पैसा डालना, आप ओटीपी बताओ। इसके साथ साथ वो लोग ये कहते हैं कि जी आपका ये जो कार्ड है ब्लॉक हो गया है, आपको ओटीपी आएगा, इसको अनब्लॉक करना है। तो इसमें बात ये कि थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा और सिटीजन्स को अवेयर होना पड़ेगा, जनता को जागरूक होने की जरूरत है। जी, किसी का अंतिम सवाल कोई है? जी सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई धर्म जी को, इतना अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया। सर, मेरा सवाल डीसी महोदय आपसे ही है। जिस तरह से कोविड काल में एक पब्लिक डीलिंग का, पब्लिक को समझाने का आपका प्रयास था सर, अब वो कम होता नजर आ रहा है उस तरीके से सर? देखिए, वो जो जैसे कोविड प्रोटोकॉल के बारे में भी था, वैक्सीनेशन को लेके था, अब वो प्रयास कम नहीं हुआ है। अब कोविड में ये देखिए, वो भी जैसे हमारे पास टाइम उतना ही होता है, तो हम लोग जब प्रयास करने शुरू करेंगे, वो प्रॉब्लम का नेचर देखते कितनी बढ़ गई है प्रॉब्लम। जैसे सरकार की गाइडलाइंस आती रहेगी, हम उसको बढ़ाते रहेंगे।
अब आप ये देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारे पास कुछ मीडिया कर्मी आए थे, मैं नाम नहीं लूँगा कभी, उन्होंने खुद ही वैक्सीनेशन नहीं करा रखी थी जी। अब आप उन पे एक्शन लेंगे, वो खुद ही बता रहे हैं, आप बताइए आप। हम शॉर्ट ही रखेंगे इसको। और जी लास्ट। सर नमस्कार सर, मेरा सवाल एसपी साहब से है। मैं प्रदीप क्योड़क जी, शहीद भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी का प्रधान। सर मेरा सवाल भ्रष्टाचार को लेकर के है। तो जैसे सर अगर आपको कुछ कर्मचारियों के नाम दिए जाएं तो उन पर क्या कोई शिकंजा कसा जा सकता है? बिल्कुल, आप अगर कोई भी मामला हमारे संज्ञान में जैसे भी आता है हम उससे बिल्कुल कार्रवाई करते भी हैं, हमने पीछे भी कार्रवाई की है। और आप अगर कोई भी ऐसे नाम है जो शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ सर क्योंकि सर बात आती है कि प्रूफ लेके आओ इनके खिलाफ कुछ, अगर आपके डिपार्टमेंट की तरफ से एविडेंस तो चाहिए, बिना इस एविडेंस सर कर सकते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़े आरोप है हाँ जी, हाँ जी। देखिए, तो अगर किसी पर आरोप लगते हैं तो सबूत की तो जरूरत पड़ेगी, कार्रवाई करने से पहले उसका ये सब डिपार्टमेंटली सर उनको जड़ से निकाला जा सकता मैं है। इसका जवाब दे देता हूँ। चीफ सेक्रेटरी साहब और कम्युनिकेशन हमारे पास लेटर है, तो उसमें ये लिखा हुआ है एनोनिमस जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको हमने लेना ही नहीं। अब आप ये देखिए, जब ऐसे तो कोई एलिगेशन हम पे भी लगा सकता है। उस दिन अजय जी ने प्रश्न पूछा था, बोला कि सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लोग पैसे लेते हैं। हमने कहा जी वो जी हमारे बारे में कोई कह सके, लेकिन अगर आपने प्रूफ दिया हमें तो फिर हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आप ये देखिए, एलिगेशन लगाना बड़ा इजी है, उससे मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है अधिकारियों का, कर्मचारियों का। हमें एविडेंस बिल्कुल चाहिए, प्रिलिमिनरी एविडेंस आप दे दीजिए, बाकी क्या हम ले लेंगे एविडेंसेस। आप ऐसा नहीं कि एलिगेशन लगाने से किसी को हम नौकरी से हटा दें या उसका चार्जशीट कर दें। हम समझ रहे हैं, हम भी रेगुलर इंक्वायरी करने से पहले एक इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहते हैं, 2-3 दिन के अंदर हम कर लेते हैं, उसमें बेसिक फैक्ट्स से आ जाते हैं और उसके बाद डिटेल्ड इंक्वायरी बाद में होती है रेगुलर। आप किसी का नाम देंगे तो एक इंसिडेंट स्पेसिफिक कोई हाँ नाम सर, देना चाहिए। वही ऐसा वही नहीं आप कह रहा generally था। बोलते हैं कि ये 5 लोग हैं जो करप्शन सर। कर रहे हैं। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी सबका, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल रखने के लिए। और नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि अगला जो कार्यक्रम होगा उसके अंदर हम जो है फिर से सवाल आपके जरूर लेंगे। सर एक सवाल जो है हमारे जो दर्शकों ने हमें लिख कर भी भेजा था कि अगर एसपी डीसी आए तो मतलब उनसे पूछना, और ये सवाल ये है कि जो नगर परिषद के अंदर जो स्ट्रीट लाइट को डाला हुआ था उसके अंदर आपने जांच की कि नाम भी आए, सब कुछ हुआ, एडीसी साहब ने जांच की थी और आपने आगे नाम जो है हमने डायरेक्टर बिल्कुल ऑफिस उनके में भेजे, निदेशालय में भेज तो दिया। अभी क्या रह गया सर उसका? डायरेक्टर ऑफिस में हमने उनके नाम भेज दिए हैं। डीएमसी ऑफिस की तरफ से ये रिक्वेस्ट थी कि इसकी दोबारा जांच कराई जाए। जी, तो हमने ये कहा कि जब हमारे एडीसी साहब ने एक जांच कर दी है पूरी, तो इस पे विभाग निर्णय ले, विभाग डिसाइड करे। जी। ये ऐसा नहीं कि वो साइकिल बना दे, हम दोबारा कर रहे हैं जांच, तीसरी बारी कर रहे हैं। हम अगर मान लीजिए मैं डायरेक्टर हूँ किसी विभाग में और मेरे पास कोई जांच आती है, मैं उसको सेलेक्ट करूंगा या रिजेक्ट करूंगा। जी, ये नहीं कि देखिए, मैं आपको इस शो के माध्यम से एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। डिप्टी कमिश्नर पंचायत डिपार्टमेंट के लिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है उनके कर्मचारियों पे एक्शन लेने के लिए। जी, बाकियों की हम जांच करके उनके निदेशालय को भेजते हैं, वहाँ भी अधिकारी बैठे हैं, उनका भी अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है ऐसे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका भी। अगली बारी आपका भी। तो यहाँ पर हमारे साथ है कैथल के डीसी प्रदीप जी और एसपी मकसूद अहमद जी, इनसे हमने खास बातचीत की और पब्लिक के भी सवाल रहे हैं। और इस शो के माध्यम से हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि आप भी अपने सवाल और जवाब के लिए आप अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे चल रहा है। और अगर आपके सवाल हैं तो आप हमें भेज सकते हैं, और अगर आप हमारे शो के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले जितने भी कार्यक्रम होंगे उसके अंदर कैथल से जुड़े हुए जितने पॉलिटिशियन हैं या फिर अन्य विभागों से अधिकारी हैं या फिर अन्य किसी लाइन से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। और अगर आपके इंटरेस्ट उन चीज़ों में है तो आप यहाँ पर आकर उनसे सवाल कर सकते हैं। और कैथल पब्लिक टीवी का जो शो है द पब्लिक शो विद धर्म, इसको आप सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपकी आवाज़ जो है सीधा सरकार तक पहुँच सके। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए कैथल पब्लिक टीवी के साथ। मैं धर्म आपसे अलविदा हूँ। नमस्कार।